देखो, गवर्नमेंट किसी को नहीं कहती कि आप हाई प्राइस पे बिड करो, एंड यू कांट बिलीव कि जयपुर में कौन सी जगह आपकी फर्स्ट शॉप ओपन हुई? हाँ, मेरी फर्स्ट शॉप यहाँ पे मालवीय नगर कैलगरी रोड पे थी। भगवान की दया से 1 से 3, 3 से 5 और 5 से हमने 20 दुकानों तक का सफर तय किया। लिकर शॉप चलाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? मतलब बड़े से बड़ा कस्टमर भी मैंने देखा, जो स्पॉट का कस्टमर है, उसको जो मिल रहा है उसको लेके जा रहा है कि हाँ जी ठीक है, चाहिए कुछ भी दे दो, एक बार के लिए कि दे दो। जयपुर में भैया चाय बहुत पी जाती है, चाय सबसे ज्यादा कहाँ की पसंद है आप? चाय अपनी दुकान पे अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर आपका नाम पीटर कैसे पड़ा? कि आज से 40, 50, 60 साल पहले जो पापा बिजनेस करते थे, उसमें हर इंसान के बस में नहीं था कि वो एक वाइन बिजनेस, जबकि वाइन बिजनेस करना एक हर इंसान का सपना रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे वो बॉटल गिफ्ट की। ठेकेदार की एक मोनोपोली होती थी कि वो जो ब्रांड चाहता था वही बेचता था पूरे एरिया में। तो वो एक शॉकिंग था हम लोगों के लिए कि हमें 7 बजे पता चल रहा है कि आज से नया रूल स्टार्ट हो गया कि दुकानें 8 बजे बंद हो जाएंगी। यंग बॉयज का जो एज ग्रुप है 20 से 30 साल के जो लड़के हैं, वो किस तरीके की ड्रिंक ज्यादा प्रेफर करते हैं? 2005 से लेके जो 2019 से 20 का टाइम था, लेकिन रम जो है वो बहुत, जब ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो ही लोग रम पीना प्रेफर करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल घर में विस्की और वोडका ही चलती है। वाइन कैसे बनती है? तक मैं साफ कहना चाहूंगा कि आप बिडिंग में हिस्सा ना लें। तो वो अपनी वो जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं कर पाए, फिर उनको इसी वजह से जेल भी जाना पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास शॉप ज्यादा होती जाती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी होती है वो एक दुकान के मुकाबले में थोड़ा कम लगती है। लेकिन लोकल लोगों को सब पता होता है, लोकल जो है राजस्थान में उनको सब पता है कि कहाँ कौन सा एरिया क्या है। लेडीज या गर्ल्स वाइन शॉप पे आने में कतराते थे, किसी और के थ्रू अपना मंगवाते थे तो उनको ओवर प्राइस पे करना पड़ता था। नहीं, देखिए ये क्रेडिट का बिजनेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वो बैरल की वजह से होता है कि जिसमें हम एज करते हैं उसको, उसकी वजह से स्मूथनिंग और वो उसका फ्लेवर जो होता है वो बढ़ जाता है रिच टेस्ट लेने के लिए। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में पीटर भैया हैं जो लिकर इंडस्ट्री में कई डिकेड से इन्वॉल्व हैं। आज हम उनसे लिकर इंडस्ट्री के बारे में ही, इसके अराउंड बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच पीटर भैया, आपने अपना कीमती समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। पहले तो आपके सभी श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि अरविंद ने कहा कि कीमती समय, तो ये छोटा भाई है, इसके लिए कीमती कुछ भी नहीं है, जब बुलाएगा तब आ जाऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर आपका नाम पीटर कैसे पड़ा? तो अरविंद, इसके पीछे एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। हालांकि जो भी इंसान मुझे जीवन में मिला है वो पहला क्वेश्चन यही करता है कि आपका नाम सरदार होते हुए क्रिश्चियन जैसा क्यों है। तो मैं बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि पापा एक बहुत ही पुराने, लगभग 50 साल से इस बिजनेस में थे। जब मैं पैदा होने वाला था तो उस समय पापा बड़े भैया को अपने साथ वाइन शॉप पे ले गए। तो वाइन शॉप पे बहुत सारे ब्रांड्स थे, तो भैया ने पापा से क्वेश्चन किया कि पापा, इन सब में से सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। एंड जहाँ तक मुझे याद है उस समय पे घोड़े नंबर 1 के 2 ब्रांड आते थे, एक रेड नाइट एंड पीटर स्कॉट, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। वो बहुत फेमस ब्रांड थे उस टाइम के। जब उसने वो नाम पढ़ा भैया ने, तो उनको क्लिक हुआ कि पापा, कि अगर मेरे भैया पैदा हुए छोटे तो मैं उनका नाम पीटर रखना चाहूँगा। तो ये कहानी है उसके पीछे कि उन्होंने मेरा नाम पीटर रख दिया। पर नाम वाकई बहुत शानदार है भैया आपका। भैया आप बिलोंग कहाँ से करते हो? हरियाणा का एक बहुत छोटा सा शहर है हांसी। तो मेरा बचपन और मेरी जवानी का एक बहुत बड़ा पार्ट वहीं पे गुजरा है, और लगभग अराउंड 25 साल तक हम लोग वहीं थे। उसके बाद से ही हम लोगों का जयपुर शिफ्ट हुआ 2005 में। तो आप जब जयपुर आए तब आप 25 से 26 साल के? हाँ, उस टाइम अराउंड आए, मेरी एज 25 ईयर्स के अराउंड थी। आपने लिकर बिजनेस स्टार्ट कैसे किया था और आपकी पहली शॉप कहाँ थी?
अरविंद, लीकर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें साल दर साल चेंजेस आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मेरा भी यहाँ लीकर के बिजनेस के रिलेटेड ही मेरा यहाँ पे आना हुआ 2005 में, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ। मैं आपको बता दूं कि आज से 40, 50, 60 साल पहले जो पापा बिजनेस करते थे, उसमें हर इंसान के बस में नहीं था कि वो एक वाइन बिजनेस, जबकि वाइन बिजनेस करना एक हर इंसान का सपना रहा है, लेकिन उस समय पे कोई आम इंसान एक वाइन का बिजनेस नहीं कर सकता था। उसका रीज़न ये रहता था कि जो गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें वो पूरा एरिया एक जने को देते थे या बहुत बड़ा ग्रुप होता था, उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, तो वो लोगों का एक सपना ही रह जाता था और वो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। बट 2005 में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई राजस्थान में, जो कि पहली बार सुनने में आया, कि वहाँ पे लॉटरी सिस्टम स्टार्ट किया गया। और लॉटरी सिस्टम की वजह से कोई भी आम इंसान, एक सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये अगर उसके पास थे, वो लॉटरी के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी लॉटरी डाल सकता था और अपनी किस्मत आजमा सकता था, और वो भी आने वाले टाइम में वाइन का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। हालांकि इन्वेस्टमेंट बाद में और ज़्यादा चाहिए होती है, बट एक इनिशियल प्राइस पे वो भागीदार बन सकता था कि वो लॉटरी डाल सके। पहले बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते थे, मोनोपोली चलती थी, कस्टमर्स को इतने अच्छे से अटेंड नहीं किया जाता था, ठेकेदार अपना मन मर्जी का रेट वसूलते थे, क्योंकि पूरा एरिया ही उनका होता था, तो उनको परवाह नहीं थी कि हाँ कि कोई भी आगे वाली दुकान पे जाएंगे तो भी वही रेट है और सब दुकानों पे एक रेट है, तो वो अपनी मोनोपोली के हिसाब से रेट रखते थे। बट जो 2005 में ये लॉटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग उसमें बिजनेस में आए, तो उसकी वजह से कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा रहा वो। कस्टमर्स को बहुत तरह के ब्रांड्स भी मिलने लग गए, और उनकी जो डिमांड थी कि हमको लोगों को ब्रांड नहीं मिलते, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता था कि मोनोपोली ठेकेदार की एक मोनोपोली होती थी कि वो जो ब्रांड चाहता था वही बेचता था पूरे एरिया में, और कस्टमर को खरीदना पड़ता था ना चाहते हुए भी, उनका मनपसंद ना होते हुए उनको लेना पड़ता था। बट अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर की जो डिमांड है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर को पूरी करनी पड़ती है, तभी वो बिजनेस में स्ट्रगल कर पाएगा, सक्सेस हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। तो उस समय प्राइसेस भी मैनिपुलेट करते थे ये लोग बहुत, 2005 मतलब कि से उस पहले? टाइम किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी तरह से मोनोपोली होने की वजह से ठेकेदार अपने मन मर्जी पैसे वसूलते थे, कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं होता था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज रहा कि ये पॉलिसी चेंज होने की वजह से ही मेरा भी जयपुर आना उसी वजह से हुआ, कि जब मैंने इस बारे में सुना, लॉटरी सिस्टम के बारे में, चेंज, बहुत बड़ा चेंज कह सकते हैं इसको हम, उसकी वजह से ही मैंने इंटरेस्ट दिखाते हुए यहाँ पे अपनी लॉटरी डाली, और भगवान की दया से वो लॉटरी निकली, और फिर इस तरह से हरियाणा से जयपुर का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। जयपुर में कौन सी जगह आपकी फर्स्ट शॉप ओपन हुई थी? हाँ, मेरी फर्स्ट शॉप यहाँ पे मालवीय नगर कैलगरी रोड पे थी, जो कि बड़े भैया और मैं, हम लोग खुद ही हैंडल करते थे, कस्टमर को खुद ही टैकल करते थे। 5 साल तक हम लोगों ने मालवीय नगर में ही अपना पहला जो वेंचर था, हमने मालवीय नगर से स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने डील किया कस्टमर्स के साथ। एट दैट टाइम कस्टमर बहुत खुश होते थे कि बाकी दुकान पे आप देखेंगे तो ऑल मीन सेल्समैन हुआ करते थे, बट हम लोगों ने खुद ही हैंडल किया कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स बहुत अच्छा बिहेव मिलता था तो कहीं और जाते भी नहीं थे। तो ये मैंने कहा ना पहले भी, जैसे कहा, ये बहुत एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज था कस्टमर्स के लिए भी और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी, तो इससे बहुत बढ़ावा मिला। अच्छा भैया, मेरा एक सवाल था कि यंग बॉयज का जो एज ग्रुप है, 20 से 30 साल के जो लड़के हैं, वो किस तरीके की ड्रिंक ज्यादा प्रेफर करते हैं? देखो, न्यू जनरेशन जो है वो लगभग ज़्यादा बियर कंज्यूम करती है। हार्ड लिकर के लिए तो वो इतना नहीं यूज़ करते, बट ये सीज़न वाइज चेंज होता है अरविंद। जो गर्मी का टाइम होता है उसमें बियर की सेल बढ़ जाती है, वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें, मौसम चेंज होता है, तो वहीं विस्की की सेल बढ़ जाती है, बियर की सेल काफ़ी डाउन हो जाती है उस टाइम पे। बियर बनती कैसे है भैया? तो अरविंद, बियर बनाने का प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले बार्ले या वीट को मॉल्ट किया जाता है, फिर इसको बॉयल करके उसमें हॉप्स ऐड किए जाते हैं, जो बियर को टेस्ट और अरोमा देते हैं। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन स्टेज, जहाँ यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल और कार्बोनेशन बनाता है, और फाइनली जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो बियर को फिल्टर करके पैकेजिंग की जाती है।
पूरे प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के करना पड़ता है। हर चीज़ के नॉर्म्स और रेगुलेशन होते हैं, वो सब कुछ उसको ध्यान में रख के किया जाता है। आप देखेंगे कि कभी भी आप जाएँगे बियर या व्हिस्की परचेज़ करेंगे, उस पे अल्कोहल कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बियर 2 तरह की बियर आती है, एक होती है लागर बियर, किसी को लोग लाजर भी कहते हैं, और एक होती है स्ट्रॉन्ग बियर। तो जो लागर बियर का कंटेंट रहता है वो बिलो 5% रहता है, और स्ट्रॉन्ग बियर जो होता है वो बिलो 8% कंटेंट होता है उसमें अल्कोहल का। तो ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जब उसको बनाया जाता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि मालवीय नगर की शॉप की बात, उससे आगे का सफर कैसा रहा आपका? अरविंद, आगे का सफ़र भगवान की दया से 1 से 3, 3 से 5, और 5 से हमने 20 दुकानों तक का सफ़र तय किया। लास्ट टू लास्ट ईयर अभी हमने 20 दुकानें रन कर रहे थे एट दैट टाइम। बहुत से चेंजेस आए हैं। अगर आप सच मानिए तो 2005 से लेके जो 2019 से 20 का टाइम था, वो टाइम लॉटरी का टाइम था। कभी गवर्नमेंट ऐसा होती थी कि एज़ इट इज़ पॉलिसी को रिन्यू कर देती थी। कभी गवर्नमेंट ये भी करती थी कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से लॉटरी होगी स्टार्ट। तो वो प्रोसेस चलते रहे, चीज़ें चलती रही रेगुलर, बट चेंजेस बहुत आए, दुकानें इधर से उधर शिफ्टिंग बहुत हुई, बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन देखने को मिले। लीकर बिज़नेस कभी स्टेबल नहीं रहता, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए रूल्स, रेगुलेशंस के साथ आते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 2005 से 2009 तक जब स्टार्ट हुआ था ये बिज़नेस, उसके बाद 2009 में एक ऐसा टाइम आया था कि जब लोगों में आक्रोश था। लोगों ने कहा कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, राजस्थान में लीकर का व्यापार बंद होना चाहिए, जैसे कि गुजरात में भी है। बट अगर सच मानो तो मैं आपको बताऊं तो लीकर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो रेवेन्यू में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि उन्होंने दुकानों का टाइम, जहाँ कोई लिमिट नहीं थी टाइम की पहले स्टार्टिंग में, कि आप मॉर्निंग कितने बजे भी खोल रहे हैं, रात को कितने बजे भी बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया इंडस्ट्री में कि एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि आज से दुकान रात के 8 बजे बंद कर दी जाएगी। तो वो एक शॉकिंग था हम लोगों के लिए कि हमें 7 बजे पता चल रहा है कि आज से नया रूल स्टार्ट हो गया कि दुकानें 8 बजे बंद हो जाएंगी। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था लोगों के लिए, धीरे धीरे लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम भी लगा, क्योंकि लोग मोस्टली अपनी शॉप से 8-9 बजे के बाद तो फ्री होते हैं। पर भैया उससे बहुत बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल। एक बार के लिए सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन भी हुई, बट टाइम लगता है हर चीज़ को संभलने में। लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, हम लोगों ने भी धीरे धीरे, हमारे में भी एक्सेप्टेंस आई। तो वो वही टाइम आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं और रूटीन से चीज़ें चल रही हैं। पर बहुत सारे स्टेट्स में तो टाइमिंग्स बिल्कुल अलग है, जैसे चंडीगढ़ में 11 बजे तक अलाउड है। देखिए, मैं पंजाब आपको क्लियर बता दूं कि वाइन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसकी जो पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वो नहीं रहता। ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि वो वाइन शॉप को क्या टाइमिंग्स देंगे, क्या रखेंगे, क्या रेट्स रहेंगे। तो स्टेट वाइज स्टेट चीज़ें अलग होती हैं। एक जिसने भी ये डिसीजन लिया वो एक अलग वे में लिया गया, क्योंकि रीज़न ये रहता था कि पहले कोई भी टाइमिंग्स नहीं थी, लिमिटलेस चीज़ें थी। कोई 12 बजे, 1 बजे भी कोई वाइन लेना चाह रहा है, यूथ है, यूथ को अगर रात को 12 बजे, 1 बजे भी अगर वाइन मिल रही है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न रहता था एक्सीडेंट्स के लिए। क्राइम रेशो बढ़ जाता था, एक्सीडेंट्स बहुत होने लग गए थे। तो जी। बहुत अच्छा रहा कि 8 बजे के बाद आपको वाइन नहीं परोसी जाएगी, तो चीज़ें रुकी। उसकी वजह से काफ़ी क्राइम रेशो में भी काफ़ी कमी आई, और सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आ गई। अभी तो जयपुर टॉप सेकंड सेफेस्ट सिटी में आया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत से रीज़न होते हैं हर चीज़ के पीछे। 35 से लेके और 60 या 65 तक की जो एज ग्रुप है, वो लोग ज्यादातर कौन सी प्रेफर करते हैं? देखो अरविंद, रही एज की बात, तो इसमें बियर ऑल सीजन, बियर सबकी फेवरेट होती है। गर्मियों में कभी भी लोग हमेशा कुछ, आपने देखा होगा कि कुछ कूल चीज़ें उनको पसंद आती हैं कि कूल पे होना चाहिए, तो वो बियर की तरफ प्रेफर करते हैं। आप देखेंगे मोस्टली जो रात को लोग प्रेफर करते हैं वो विस्की,
ब्लेंडेड स्कॉच विस्की होती हैं, वो आजकल के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिजनेसमैन लोग हो गए या एक गेट टुगेदर हो गया, तो उसमें विस्की की डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप व्यूअर्स को बताएं कि विस्की बनाने का इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या प्रोसेस होता है? देखो अरविंद, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ जिस चीज़ के बारे में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि विस्की बनाने का प्रोसेस बियर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा लंबा और डिटेल्ड होता है। सबसे पहले ग्रेन होता है, जैसे बेरली हो गया, कॉर्न हो गया या वीट हो गई, को मैश करके उसमें शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इस मैश को फर्मेंट किया जाता है, जहाँ यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद डिस्टिलेशन होता है, जो एक स्पेशल प्रोसेस है अल्कोहल को रिफाइन करने का। अब विस्की की सबसे बड़ी खासियत है उसका एजिंग प्रोसेस। आप पढ़ते होंगे कि किसी बॉटल पे लिखा होता है कि 12 ईयर एज्ड, 18 ईयर एज, 25 ईयर एज। तो जो विस्की जितनी ज़्यादा उसको प्रोसेस किया जाएगा, एजिंग उसकी प्रोसेस होगी, वो उतनी कॉस्टली और टेस्ट में उतनी स्मूथ और अच्छी होती जाएगी, बेटर होती चली जाती है। तो उसको क्या किया जाता है एजिंग करने के लिए, इसको ओक के बैरल होते हैं, उसमें सालों तक स्टोर किया जाता है। बैरल के अंदर से फ्लेवर और कलर आता है, जो हर विस्की को एक थोड़ा सा यूनिक बनाता है, और तब जाके मार्केट में आपको वो स्मूथ और रिच टेस्ट मिल पाता है। वो बैरल की वजह से होता है कि जिसमें हम एज करते हैं उसको, उसकी वजह से स्मूथनिंग और वो उसका फ्लेवर जो होता है वो बढ़ जाता है रिच टेस्ट लेने के लिए। तो यही रीज़न रहता है कि आप विस्की जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी, इसीलिए कहते हैं उसको विस्की कभी कोई एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आती। कोई भी विस्की मैं आपको क्लियर बता दूँ, बियर की ज़रूर एक्सपायरी डेट होती है 6 मंथ या आजकल 1 ईयर भी होने लग गई, बट विस्की कभी भी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आती। विस्की जितनी पुरानी उतनी अच्छी मानी जाती है। कुछ आप देखेंगे कि आसपास के गांवों में या कई लोग जो इस तरह का काम करते हैं, वो देसी शराब बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो मैं हमेशा सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि उस तरफ ना जाके हमेशा कंपनी की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें आपको कभी भी अल्कोहल का कंटेंट कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो लोग कितना भी अल्कोहल डाल देते हैं, आप पढ़ते होंगे आए दिन पेपर के अंदर कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई। ये सब उस वजह से होता है। आप प्रॉपर गवर्नमेंट के अलॉटेड वाइन शॉप से हमेशा परचेज करें, कभी भी बाहर से कहीं भी इसी तरह से ऐसी जगह से परचेज ना करें, अदरवाइज चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं, सिचुएशन वर्स हो सकती है उसको पीने से। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। मतलब इसमें कहने का ये रहेगा कि हम विस्की को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे तो बॉटल पे भी लिखा हुआ होता है, हर इंसान एक किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेना नुकसान होता है। तो लिमिट हर चीज़ की ज़रूरी है, उस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। हमारा इस शो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी विस्की को या पर्टिकुलर किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। उस चीज़ का व्यूअर से खास ध्यान रखिएगा। कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के समय में या उससे बाद में या उससे पहले, उस कोरोना के टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? कोरोना के टाइम का एक्सपीरियंस की बात करें तो सबके, जैसा कि सबको पता ही है कि कोरोना सबके लिए एक बहुत ही डरावना सच था, जो सबने बर्दाश्त किया या सहन किया। पर्टिकुलर जहाँ तक मुझे याद है अरविंद, लगभग 1 महीने तक दुकानें बंद रही थी। तो इस दौरान हमारे क्लाइंट थे जो बहुत ही खास क्लाइंट थे, जिनके पास पर्सनल फ़ोन नंबर भी थे, बहुत लोगों के फ़ोन आए उस दौरान। बट लेकिन जो कि बीमारी इतनी बड़ी थी, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था कि हम किसी की किसी भी तरह से हेल्प कर पाएँ या उनको अरेंज करवा पाएँ। तो समय लगा, लेकिन धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने 3 से 4 घंटे का टाइम हमें प्रोवाइड किया कि सुबह 6 से लेके 10 बजे तक आप स्टार्ट कीजिए। कुछ दिनों तक 6 ये टाइमिंग रही। मतलब बहुत सी ऐसी नई-नई चीज़ें देखने को भी ना चाहते हुए भी देखने को मिली, और फिर धीरे-धीरे जैसे ही समय का चक्र है, समय लगता है, हर चीज़ लाइन आउट हो जाती है। तो वही हुआ, उसके बाद से आज दुनिया फिर वैसे चल रही है, सब कुछ फिर वैसा ही हो रहा है। भैया एक टाइम आया था उसी समय पे जब सुबह 6 बजे से और शायद 10 या 11 बजे तक वाइन शॉप्स ओपन होती थी। तो उस समय कितनी भीड़ होती थी, क्या होता था? मतलब उस समय का अरविंद बताऊँ तो एक मज़ाक लगता था, सोच के भी देखेंगे तो आज के टाइम में, कि कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास ब्रांड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 4 घंटे का टाइम बहुत कम टाइम था कि उसमें हम लोगों को प्रॉपर माल भी नहीं मिल पाता था। तो मतलब बड़े से बड़ा कस्टमर भी मैंने देखा, जो स्कॉच का कस्टमर है, उसको जो मिल रहा है बस वो लेके जा रहा है कि हाँ जी ठीक है, चाहिए कुछ भी दे दो, एक बार के लिए कि दे दो।
क्योंकि जैसे कि पूरा पूरा दिन लोग घर पे अकेले हैं, वो एक घर पे लोगों ने खूब एंजॉय किया, फैमिली को टाइम दिया, ड्रिंक्स का भी अपना अलग मजा लिया, बहुत लोगों ने कुकिंग भी सीखी होगी आई थिंक उस दौरान पे। तो चीज़ें हुई, लेकिन वो जब याद करते हैं चीज़ें तो बहुत हंसी आती है कि जो स्कॉच पीने वाला कस्टमर था उसने बहुत ही नॉमिनल सी रेंज वाली विस्की भी ट्राई की होगी उस टाइम पे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी चीज़ों की। तो सब कुछ देखा है इस लाइन के अंदर, अच्छा बुरा सब उतार चढ़ाव। उस समय लोग, मैंने दुर्गापुरा और महारानी फार्म वाले एरिया में देखा था कि लोग एक साथ पूरी पूरी पेटी लेके आ रहे हैं और उसमें क्वार्टर्स हो रहे हैं, और वो जिस ब्रांड के क्वार्टर्स है वो उसको गालियां दे रहे हैं कि ये नकली है, बिल्कुल हाँ, तो नहीं। अरविंद ये होता है जब जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये कुछ ब्लैक करने वाले लोग होते हैं जो ब्लैक मार्केट से बिलोंग करते हैं, वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। कस्टमर्स को पता है कि वाइन शॉप बंद है, उनको ब्रांड मिल नहीं रहे हैं, तो बहुत चीज़ें लोग गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनको बहुत ही गलत माल दिया जाता है। मतलब कि उस टाइम पे लोग, हमने हमारे ये तक सुनने में आया था कि ₹200 के बॉटल के लोगों ने 2-2 हज़ार तक चार्ज किए हैं और लोगों ने दिए भी हैं, और उसके बावजूद भी उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे पहले भी एक बहुत ऐसा टाइम था कि जब मोनोपोली का बिज़नेस होता था, लोगों को ना चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ती थी। बट आज का टाइम ऐसा है कि कस्टमर को प्रायोरिटी देना ही सबसे बड़ी चीज़ रह गई है। कस्टमर्स को अच्छे ब्रांड्स जहाँ मिलेंगे, प्योरिटी जहाँ मिलेगी। हमारा एक ही स्लोगन था, मुझे जहाँ तक याद है मैंने 2009 में डीसीएम पे एक शॉप स्टार्ट की थी। तो मेरा स्लोगन उसका शटर पे यही था कि प्योरिटी इज़ अवर प्रायोरिटी। उस चीज़ को हमेशा से हमने ध्यान में रखा। बहुत अच्छे-अच्छे कस्टमर बने हम लोगों के। सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही था कि हाँ, वहाँ जाएँगे, लोगों को ट्रस्ट था कि सरदार जी की दुकान से लेंगे तो चीज़ में प्योरिटी मिलेगी। मिलावट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। रेट्स भी जेन्युइन लिए जाएँगे, एमआरपी है तो एमआरपी ही ली जाएगी। ओवर कॉस्टिंग नहीं की जाएगी, कुछ भी। तो लोग आँख बंद करके विश्वास करते थे हम पे, और यही एक बहुत बड़ा बिज़नेस के अंदर फैक्ट भी ये सक्सेस होने का रहा कि हम लोगों ने कभी दूसरे लोगों की तरह चीट नहीं किया। एमआरपी से ऊपर पैसे नहीं लिए, कभी ड्रिंक में मिलावट करने का नहीं सोचा। उस वजह से ही यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है भैया अभी तक की? बिगेस्ट अचीवमेंट जहाँ तक मुझे याद आती है अरविंद, ये आज से लगभग 12 से 13 साल आई थिंक हो गए होंगे इस बात को। एक ब्रांड होता था, कंपनी होती थी टीचर्स। तो उन्होंने एक यूएस का बहुत बड़ा ब्रांड हुआ था जो यहाँ इंडिया में नया-नया लॉन्च करने जा रहे थे वो लोग। और जैसे कि कंपनी वाले हम लोगों के पास विज़िट करते हैं, और हम उनके बहुत अच्छे बायर भी थे उनके ब्रांड्स के। तो उन लोगों ने, मुझे उस टाइम पे याद है कि मुझे एक बॉटल गिफ्ट की थी अरविंद। एंड यू कांट बिलीव कि मुझे इतना अच्छा लगा उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे वो बॉटल गिफ्ट की। मतलब उस बॉटल के ऊपर इवन मेरी पिक्चर थी। मैं आपको वो बॉटल दिखाऊँगा, आप उसको अपने दर्शकों को दिखाइएगा ज़रूर। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस बिज़नेस की, जो मैं आज तक भी याद करता हूँ। कौन सा ब्रांड था? वो एक यूएस की बर्बन विस्की है, जिम बिम। जिम बीम। हाँ, आज के टाइम में काफ़ी नोन ब्रांड है, उस टाइम कम लोग जानते थे, इंडिया में नया-नया लॉन्च हुआ था। बट आज उसकी एक अलग ही मार्केट है और बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं। जब उन्होंने इंडिया में ये लॉन्च की तो ऑल ओवर इंडिया, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये 4 से 5 बॉटल ही गिफ्ट की गई थी बहुत अच्छे-अच्छे बायर्स थे जो। उनमें से मुझे ये अचीवमेंट मिली कि एक मेरी भी फ़ोटो उस बॉटल पे आई जब। मैंने फीमेल्स बहुत कम देखी हैं वाइन शॉप्स पे। अब जो मार्ट्स खुलने लग गए उनमें तो फिर भी थोड़ी बहुत उनका नंबर। पहले जहाँ लोग गर्ल्स हो गई या फीमेल्स हो गई पसंद नहीं करते थे वाइन शॉप पे जाना, या वो किसी को भेज के या किसी दूसरे के थ्रू मंगवाने की कोशिश करते थे, और वहाँ बहुत सी चीज़ें ख़राब भी होती थी। जब आप किसी और को बोलते हैं कि हाँ मुझे ये ला के दो या वो ला के दो, तो वहाँ उनके साथ प्राइस में भी बहुत इशू आते थे, उनसे ओवर चार्ज कर लिया जाया करता था। बट आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। वाइन शॉप अब एक नया रूप ले चुकी हैं, वो एक शोरूम के जैसे बन चुकी हैं, जहाँ पे कोई भी ईज़िली, चाहे वो लेडीज़ हों, गर्ल्स हों, ईज़िली आ जा रही हैं और अपने पसंद के ब्रांड चूज़ कर पा रही हैं, बिना झिझक के हर चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं, पहले मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें रही हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान ही हुआ है उन लोगों को, बट
आज एक नया रूप दे दिया गया है वाइन शॉप को, और आने वाले टाइम में डे बाय डे ये चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। मैंने भैया ये ऑब्जर्व किया है कि जो फीमेल्स जॉब्स करती हैं या फिर बिजनेसेस करती हैं वो ज़्यादातर वाइन या फिर फ्लेवर्ड बियर पसंद करती है। उसका एक अलग से रीज़न है अरविंद, क्योंकि विस्की इन चीज़ों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बिटर होती है टेस्ट में। तो लेडीज़ पर्टिकुलर वोडका की तरफ ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं या फिर वाइन। वाइन देखो, हर चीज़ की कुछ खूबी भी होती हैं और कुछ कमी भी होती हैं। अब हमारे इंडियन कल्चर में तो वाइन हालाँकि बहुत अब लोग पीने लगे हैं, बट अगर आप यूरोपियन कल्चर में जाएँगे या कुछ जाएँगे तो वहाँ पे लोग आप देखेंगे कि रात को डिनर के साथ थोड़ी-सी वाइन प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि अगर इसको एक बहुत ही लिमिट मात्रा में कंज़्यूम किया जाए तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। लेडीज़ के अंदर आप ज़्यादा देखा जाएगा तो क्लबिंग या उसके अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बियर का यूज़ किया जाता है। वैसे वोडका और वाइन पर्टिकुलर जहाँ तक हम लोगों ने आज तक मार्केट को समझा है तो लेडीज़ इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। वाइन कैसे बनती है? वाइन का प्रोसेस भी बिल्कुल अलग है। वाइन बेसिकली ग्रेप्स से बनती है। सबसे पहले ग्रेप्स को क्रश किया जाता है जिससे जूस निकलता है। फिर उस जूस को फर्मेंट किया जाता है जिसमें नेचुरल या एडिड यीस्ट यूज़ होता है। यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फिर रेड वाइन में ग्रेप्स के फर्मेंटेशन को दौरान रह जाते हैं, इससे उसका कलर और टैनिन आता है। जबकि वाइट वाइन में स्किन्स अलग कर दिए जाते हैं। फर्मेंटेशन के बाद वाइन को बैरल्स या टैंक्स में एज किया जाता है जहाँ से उसके फ्लेवर्स डेवलप होते हैं। हर रीजन की वाइन अपनी मिट्टी और क्लाइमेट की वजह से यूनिक होती है। इसको ही हम टेरियर कहते हैं। और बताइए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो आज तक एक दो मैंने वाइन यार्ड जो हैं वो विज़िट किए हैं, तब मुझे इन चीज़ों की थोड़ी सी नॉलेज है। अदरवाइज़ हम लोग तो रिटेल शॉप में ही रहे हैं आज तक तो। वोदका बनाने का क्या प्रोसेस है? वोडका बेसिकली आप देखेंगे कि वोडका जो विस्की और इन चीज़ों के मुकाबले में होती है थोड़ी सी ज़्यादा गर्म मानी जाती है। तो जैसे कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में रहता है, तो वहाँ पे वोडका ज़्यादा प्रेफर की जाती है उन जगह पे। विस्की के मुकाबले या दूसरी ड्रिंक के मुकाबले वोडका थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो डिफरेंट होती है क्योंकि इसका फोकस होता है कि क्लीन और नेचुरल टेस्ट पर। ये अलग अलग रॉ मटेरियल से बन सकती है, जैसे पोटैटोज, व्हीट, कॉर्न या रे। सबसे पहले इसको मैश करके फर्मेंट किया जाता है जहाँ यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वोडका को मल्टीपल टाइम डिस्टिल किया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो और अल्कोहल काफ़ी प्योर हो जाए। कुछ प्रोड्यूसर्स इसको फिल्टर भी करते हैं जैसे चारकोल से, जिससे और क्लैरिटी आती है। एजिंग की जगह वोडका जनरली फ्रेशली बॉटल होती है, इसलिए इसका टेस्ट लाइट और स्मूथ हो जाता है। आजकल आप देखेंगे तो मार्केट में इसमें बहुत से फ्लेवर्स आने लग गए हैं आजकल। सबसे ज्यादा सर्दियों में किस टाइप की सबसे ज्यादा सेल होती है? ना, विंटर का सीजन होता है उसमें बियर की सेल काफ़ी कम हो जाती है, और विस्की, वोडका या फिर काफ़ी लोग रम की तरफ जाते हैं जो कि थोड़ी सी गर्म मानी जाती है। लेकिन रम जो है वो बहुत जब ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ही लोग रम पीना प्रेफर करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल वे में विस्की और वोडका ही चलती है। रम बनाने का प्रोसेस क्या है? रम का मेन रॉ मटेरियल है शुगर केन। रम थोड़े से मीठी ज़्यादा होती है। ये शुगर केन जूस या मोलासिस जो शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है से बनाई जाती है। सबसे पहले इसको फर्मेंट किया जाता है जहाँ यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि प्रोसेस सबका सेम है, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, उसमें यही है कि जो यीस्ट है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डिस्टिलेशन होता है जिसमें स्पिरिट रिफाइन होती है। रम की खासियत है उसका एजिंग प्रोसेस। ऑक बैरल में एज करने से रम का कलर डार्क होता है और उसमें कैरेमल, वनीला और स्पाइस का नोट्स आते हैं। लाइट रम यूजली कम एज होती है और कॉकटेल्स में यूज होती है, जबकि डार्क और स्पाइस रम का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग और रिच होता है। इस वजह से रम का अपना एक अलग फैन बेस है। कुछ लोग हैं अरविंद जो 12 महीने ही रम पीना पसंद करते हैं। मैंने बोला ना, इसमें अपने अपने टेस्ट टेस्ट किस चीज़ में डेवलप है वो उस अकॉर्डिंग चलती हैं चीज़ें इसके अंदर। जब कोरोना
खत्म हुआ उसके बाद में शायद बिडिंग सिस्टम आया और कोरोना के आसपास ही लॉटरी सिस्टम का भी एंड हो गया था। पहले मोनोपोली से लॉटरी सिस्टम आया, लॉटरी सिस्टम के बाद से बिडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, जो कि एक ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस था। और उस दौरान पहले मैं आपको बता दूं कि पहले इंग्लिश वाइन और जो देसी जिसको हम बोलते हैं, वो उनका अलग-अलग शॉप होती थी। बिल्कुल। बट 2018-19 में जब ये बिडिंग सिस्टम लाया गया, तो उसमें एक ये प्रावधान रखा गया कि इन दोनों का लाइसेंस को मर्ज कर दिया गया, कि अगर आपको इंग्लिश वाइन शॉप का लाइसेंस चाहिए तो आपको देसी का लाइसेंस भी साथ में लेना पड़ेगा। तो वहाँ से एक बिडिंग सिस्टम का स्टार्ट हुआ। उसके अंदर कोई भी, सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें ये रहा कि उसमें इंसान चाहे यहाँ बैठा है, चाहे वो इंडिया के अंदर कहीं भी बैठा है या बाहर भी बैठा है, तो वो ऑनलाइन बिडिंग करके अपनी वाइन शॉप परचेज़ कर सकता है। तो पहले तो ये होता था कि आपको उस स्टेट में आना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, बट ऑनलाइन प्रोसेस में सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। आप अपने घर बैठे भी वहाँ से बिडिंग में पार्ट ले सकते हो। सब कुछ बहुत ईज़ी वे में स्टार्ट हो गया। भैया अगर जयपुर में, राजस्थान में या फिर इंडिया में कहीं भी कोई भी नया बंदा इस बिजनेस में आना चाहता है, कोई भी नया बंदा अपनी एक लिकर शॉप खोलना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन बिडिंग है, सबके लिए खुली है। एक्साइज़ की प्रॉपर एक साइट है जिस पे जाके आप पॉलिसी के बारे में सब चीज़ें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पढ़ना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी नया इंसान किसी भी बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहे तो उसको उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं पहले ही बता दूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जनवरी और फरवरी के मंथ में रिलीज़ होती है। पर्टिकुलर यही टाइम रहता है क्योंकि ये जो ईयर बाय ईयर चलता है, ये चलता है 1st ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च तक। तो जब भी गवर्नमेंट को कुछ भी चेंजेस करने हैं पॉलिसी में या नई पॉलिसी डिक्लेयर करनी है, तो वो उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो जनवरी से फरवरी के बीच में होता है कि वो अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करती है। ई पोर्टल पे सारा कुछ उसके बारे में लिखा जाता है ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें और जान सकें, और फिर उसके बाद वो बिडिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। और जो भी इंसान रिसर्च कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर किस शॉप के किस एरिया में किन ब्रांड्स की कितनी सेल हो रही है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे जाने? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जो एक्साइज़ है उसने हर शॉप को वार्ड वाइज़ बाँटा हुआ है। पर्टिकुलर वार्ड्स हैं, वार्ड्स की जानकारी आपको मैप मिल जाएगा ऑनलाइन। 2 आते हैं इसमें, हेरिटेज और ग्रेटर, 2 पार्ट में बाँटा गया है सिटी को पूरे। कुछ पार्ट जो सिटी का है वो हेरिटेज में आता है, कुछ पार्ट ग्रेटर में आता है। तो उसमें वार्ड हैं, वार्ड वाइज़ शॉप की नीलामी की जाती है। बट अगर जैसे आप नया चाह रहे हैं कि आप नया इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस एरिया में वाइन शॉप चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आपको उस एरिया की सेल की प्रॉपर जब तक नॉलेज नहीं है, तब तक मैं साफ कहना चाहूँगा कि आप बिडिंग में हिस्सा ना लें, किसी के कहने में ना आएँ। पहले खुद आपको एक बार यहाँ पे आना होगा, उस चीज़ के बारे में देखना होगा, समझना होगा, तभी आप उसका हिस्सा बने। अदरवाइज़ मिसगाइड होंगे, कोई आपको मिसगाइड कर दे कि हाँ, आइए मैं आपको वाइन शॉप दिलवा देता हूँ, ऐसा बहुत हुआ है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत से नए ग्रुप आते हैं, बाहर से जुड़ जाते हैं जो, जिनको इस एरिया की नॉलेज भी नहीं होती है कि कौन से प्रॉपर वार्ड में क्या सेल आ रही है, कौन से ब्रांड बिक रहे हैं ज़्यादा, इंग्लिश की सेल ज़्यादा है हो रही है कि देसी की सेल ज़्यादा हो रही है। तो वो अनाप-शनाप बिडिंग लगाते हैं लोगों के कहने पे। तो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, किसी भी तरह की बिडिंग में इन्वॉल्व ना हो, पहले उस एरिया की जानकारी लें, उसको समझें। हाँ, उसके बाद अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। बट किसी भी बिज़नेस को, अरविंद, ये नहीं है कि सिर्फ़ इसी बिज़नेस को, आप किसी भी बिज़नेस में स्टार्ट करना जा रहे हैं तो उस बिज़नेस के प्लस एंड माइनस आपको पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ग्रुप बाहर से आए, उन्होंने अनाप-शनाप बिडिंग भी लगाई, उसकी वजह से वो खुद तो खराब हुए ही हुए, उसकी वजह से जो राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको भी बहुत चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी वजह से उनका हाँ, भी उनकी नुकसान वजह हो से वो बहुत हाई प्राइस पे चली गई, जबकि एक्साइज़ कभी इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं रहता। एक्साइज़ भी कहता है कि पहले आप चीज़ों को समझिए, उस जिस दुकान को आप लेना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, अच्छे से बिड लगाइए ताकि आप उस बिज़नेस को एक लॉन्ग टाइम तक कर सकें।
आप अगर आज हाई बिड पे उसको ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है, और लॉस होगा तो फिर आप उसको ज़्यादा टाइम लंबे समय तक रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिडिंग आपने खुद की है, आपने किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो जब आप बिडिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से पहले समझ लीजिए कि किस रेट तक मुझे बिडिंग करनी चाहिए इस दुकान के लिए। मार्केट पूरा ओपन है, इन्वॉल्वमेंट आपकी जब भी हो एक अच्छे वे में होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसका हिस्सा बने। जब किसी बंदे को पूरी नॉलेज हो गई पोर्टल की, उसको पता चल गया प्रोसेस के बारे में कि कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है, फिर उसको उस पर्टिकुलर एरिया जिसमें उसको बिडिंग करनी है उस एरिया की सेल के बारे में भी सारी नॉलेज हो गई। पूरी नॉलेज नहीं हो सकती बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक उसको आइडिया आ गया। अब उस बंदे को जयपुर शहर में जैसे मालवीय नगर का एरिया हुआ या जगतपुरा हुआ या फिर और भी मानसरोवर या प्रताप नगर, जितनी भी जगह है, वहां पे एक लिकर शॉप चलाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई थिंक 30 से 40 लाख रुपए कम से कम एक वाइन शॉप को रन करने में आपका खर्चा आता है, क्योंकि उसके अंदर माल भी हो गया, एक्साइज फीस भी हो गई, सब कुछ मिला के बता रहा हूँ मैं। तो 30 से 40 लाख रुपए मिनिमम आपको एक दुकान को रन करने के लिए चाहिए होगा। बाकी तो बिडिंग के ऊपर, अगर आप हायर बिडर पे जा रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। और जो रूरल एरियाज में जो शॉप्स होती हैं वो तो फिर काफी कम में होती होंगी बजाय शहर में जो शॉप्स मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में ये होता है कि वहाँ पे आपको अलॉट ही एक या दो शॉप होनी है, और पूरे रूरल एरिया की आपके सेल सिर्फ एक ही जगह पे आनी है। शहर में तो आज 400 वाइन शॉप्स हैं, वो तो सब डिवाइड हो जाएंगे सेल, बट रूरल में तो ये है ना कि आपको पूरे एरिया आपको मिल रहा है वो। तो रूरल में भी बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी अगर आप लोग ये देख रहे हैं और आप इसमें बिल्कुल नए हैं तो आपको रिसर्च बहुत ढंग से करनी होगी, एकदम डीपली, तभी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी होंगे। क्योंकि आजकल भैया वैसे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रुप्स में हो रहे हैं और एक साथ 10-10, 11-11, 12-12 शॉप अरविंद देखिए, कर रहे हैं। वो होता है, वो हमेशा से होता है कि कोई लोग 4 लोग मिलके आपस में ग्रुप बना लेते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपस में और चाहते हैं कि हमारे पास पूरा शहर का एक बहुत बड़ा ग्रुप हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास शॉप्स ज़्यादा होती जाती हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी होती है वो एक दुकान के मुकाबले में थोड़ा कम लगती है, क्योंकि वो आप सबको एक साथ चलाते हैं तो आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है उसमें। तो इसलिए ग्रुप चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स हों, क्योंकि उनके साथ पहले से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी बिजनेस मिलता रहता है, रोज़गार मिलता है, इस वजह से वो रीज़न रहता है। और आपको नॉलेज होगी कि रेट्स क्या हैं, क्या बिडिंग होनी है, कितनी होनी है। लेकिन लोकल लोगों को सब पता होता है, लोकल जो है राजस्थान में उनको सब पता है कि कहाँ कौन सा एरिया क्या है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है एरिया के बारे में पता होने के लिए। मैंने देखा है आपके पास भी अदर स्टेट से भी कई ग्रुप्स आए हैं। हाँ, मैंने बताया ना, लास्ट ईयर मैंने भी पंजाब वाइन्स के साथ हम लोगों ने 20 दुकानें चलाई, बट वही बात हुई कि उनको भी मिसगाइड किया गया। जब मिसगाइडेंस होती है तो अनाप शनाप उल्टे सीधे रेटों में बिडिंग लगाई जाती है, और जब वो एक बार दुकान आपको आ गई तो वो चलानी होती है। देखिए, लाइसेंस आपको मिल गया, गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, तो बेटर होगा कि आपको नॉलेज होगी तो शायद आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, अदरवाइज नुकसान होने की स्थिति ज़्यादा रह जाती है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। मेरी एक शॉप ऑनर से बात हुई थी, मेरी उनसे बात हो रही थी तब ये नया नया सिस्टम आया था बिडिंग वाला, तो वो अपनी वो जो टारगेट होता है वो पूरा नहीं कर पाए थे, फिर उनको इसी वजह से जेल भी जाना पड़ा था। देखो, गवर्नमेंट किसी को नहीं कहती कि आप हाई प्राइस पे बिड करो, गवर्नमेंट बहुत एक नॉमिनल रेट से स्टार्ट करती है बिड को, बट ठेकेदार ही होते हैं जो उस बिड को बहुत हायर साइड पे ले जाते हैं। अब चूंकि वो आपका डिसीजन है कि आपने उस रेट पे बिडिंग पे दुकान उठाई है, गवर्नमेंट आपसे डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी कि आप इस बिड पे रेट आप पे उठा रहे हैं, आपको इतना माल कंज्यूम करना होगा साल में। अगर आप नहीं करते तो डेफिनेटली फिर आपको लॉस आएगा, और गवर्नमेंट लॉस की भरपाई कहाँ से करेगी? या तो आपकी प्रॉपर्टी को कही जाएगा या फिर वो आपको दूसरी तरह से वसूल करेगी। तो इसीलिए मेरा पॉइंट ही यही है कहने का कि किसी की बातों में भी आके गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, चीज़ों को समझें और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। अगर आप नए हैं तो आपको जरूर ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, नहीं तो वो भी एक। और अरविंद, एक्साइज डिपार्टमेंट हमेशा खुला है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है।
आप कभी भी एक्साइट डिपार्टमेंट जाके किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। हर चीज़ उनके ई पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन समझना आपको ही पड़ेगा। आपको कोई क्वेरी है तो आप कभी भी एक्साइज डिपार्टमेंट जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-15 या 5-10 सालों में भी क्या एक बड़ा चेंज हो सकता है मार्केट में? देखिए, मार्केट में चेंजेस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि लोगों के लिए ईज़ी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पहले लोग, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि लोगों को उनके मनपसंद ब्रांड नहीं मिलते थे। लेडीज़ या गर्ल्स वाइन शॉप पे आने में कतराते थे, वो किसी और के थ्रू अपना मँगवाते थे तो उनको ओवर प्राइस पे करना पड़ता था। तो डे बाय डे वो चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं और बेटर, जहाँ तक मैं सुनना चाह रहा हूँ या मुझे एक्साइज़ की जो पॉलिसी लगती है, उसमें ये लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो लोग जो अपने शॉपिंग मॉल्स हैं या इनमें हैं, यहाँ भी वाइन शॉप को प्रमोट किया जा सकता है। ताकि वो लोग अपने ज़रूरी घर के ज़रूरी सामान की जब परचेज़ करने जाएँ, तो उन लोगों को वो चीज़ वाइन शॉप पे ना जाके वहीं प्रोवाइड की जा सके, तो और ईज़ी अवेलेबल हो जाएगी लोगों के लिए। वैसे ये एक बड़ी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि लोग निकलते हैं तो सब्जी हाँ, कहीं से लेते हैं, घर का सामान मैं कहीं वही से कहना लेते चाह हैं, रहा हूँ फिर आपसे अलग। कि जब वो सब चीज़ें एक ही दीवार के नीचे मिलना शुरू हो जाएँगी, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी। इसीलिए मैंने एक आपसे कहा कि आने वाले टाइम में देखिए, गुड़गाँवा और दिल्ली जैसी जगह पे तो ये स्टार्ट हो चुका है। बट अभी हमारे राजस्थान में इस बारे में पॉलिसी में चेंजेस कुछ आने वाले हैं, तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये मॉल्स के अंदर शॉप्स ओपन की जाएँगी। पिछले 20 सालों से जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर के बारे में सबसे अच्छी 5 चीजें आपको क्या लगी? जयपुर काफ़ी, मैं आपको ये बात बताऊँ, जयपुर से मेरा बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा है इस तरफ, क्योंकि मेरी मम्मी हैं, वो बेसिकली राजस्थान से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमारे में तो गर्मियों की छुट्टियाँ नानी के घर ही बिताई जाती थी। तो बचपन से हमेशा 1 महीना 2 महीने के लिए हम लोग छुट्टियाँ बिताने जयपुर में ही आते थे और तभी से हमारा सपना था कि हम जयपुर में शिफ्ट होना चाहता था। उस टाइम में छोटा होता था बहुत, लेकिन सपना होता था कि हम जयपुर शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हरियाणा के एक बहुत ही छोटे से शहर झांसी से बिलॉन्ग करते हैं। तो जयपुर आना शुरू से ही अरविंद एक सपना था, जो कि 2005 में जाके पूरा हुआ। शुरू से पीसफुल लगता है बहुत, रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, बात करने में, भाषा में एक अलग ही मिठास है और यहाँ का जो एक हेरिटेज लुक है, वो अपने आप में ही बयान करने लायक है कि आप देखेंगे कि बहुत बड़े-बड़े घराने हैं यहाँ के। तो इवन अब तो ऐसा कल्चर हो गया अरविंद, कि लोग बॉम्बे है या कहीं भी हैं, पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए स्पेशल राजस्थान को ही चुना जाता है। तो वो सिर्फ यही रीज़न है कि यहाँ की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, जयगढ़ फोर्ट है, आमेर है जयपुर में। तो बहुत सी चीज़ें हैं देखने वाली जो जयपुर को और यूनिक बनाती हैं दूसरे सिटीज़ से। जयपुर में भैया चाय बहुत पी जाती है, चाय सबसे ज्यादा कहाँ की पसंद है आपको? चाय अपनी दुकान की अरविंद। ठंडी चाय? हाँ, ये तुमने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत अच्छा है कि चाय कौन-सी पसंद है। चाय 2 तरह की होती है, एक ठंडी चाय और एक गरम चाय। ठंडी चाय तो अपनी दुकान की, और गरम चाय का नाम लो तो जयपुर में बहुत लोग जानते होंगे, टपरी है, साहू की चाय है, ये पीना प्रेफ़र करते हैं लोग। भैया शाम को 8 बजे से पहले और 8 बजे के बाद में आपके पास जो लोग आते हैं, उनके बिहेवियर में सबसे बड़ा चेंज क्या देखने को मिलता है? अरविंद, अगर आपको वो बिहेवियर देखना ही है तो आपको उन लोगों के बीच में बैठना होगा उसके लिए, तभी आप जान पाओगे कि 8 बजे से पहले और 8 बजे के बाद के इंसान में क्या फ़र्क होता है। तो बेटर होगा कि आप उन लोगों के बीच में जाएँ, उन लोगों को समझें, उन लोगों की बातों को समझें, आप खुद ही समझ जाएँगे कि क्या फ़र्क होता है। वैसे मतलब दिन रात का फर्क होता है, ऐसा मेरे को लगता है। लोग दुखी होते हैं दिन में, शाम को खुश हो जाते हैं। हाँ, देखिए, लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, थके हुए होते हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत लोग वीकेंड पे चाहते हैं कि वो एन्जॉय कर सकें, पार्टीज़ कर सकें। तो पार्टी का एक अलग ही माहौल होता है। आप भी जाते ही होंगे पार्टीज़ में, तो आप देखते होंगे कि लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक अलग ही मस्ती का ज़ोन है। तो वो जो व्हिस्की या कुछ है, वो थोड़ा-सा इंसान को थोड़ा-सा और अंदर का जो दबा हुआ होता है, इंसान उसको थोड़ा-सा और बाहर निकालने में उसकी हेल्प तलाश तो करती लेती है। है। अगर इस चीज़ों को लोग सभी जानते ही हैं, तो थोड़ा-सा लोग खुल के अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाते हैं और बिल्कुल। नाइट लाइफ़ होती है, मस्ती कर पाते हैं, सब कुछ भूल के दिन भर की टेंशन से फ्री होके। इसीलिए लोग प्रेफ़र करते हैं कि
पार्टीज की जाएं वीकेंड पे या कुछ भी, थोड़ा फॉर अ चेंज। मेरा इससे मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल मैं किसी भी तरह से विस्की या वाइन को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। आप एक ने एक नॉमिनल क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूँ। जो कैलगरी रोड है जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में वाइन शॉप होती थी, उसके पीछे वाला जो एरिया है, कैलगरी रोड के राइट साइड वाला जो पूरा एरिया है, वो बिल्कुल अलग क्लास है, और कैलगरी रोड के लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो एकदम अलग क्लास है। तो क्या आपके पास कुछ इस तरीके के भी कस्टमर्स तो जरूर आते होंगे जो मदहोशी में होते होंगे दिन में ही, और पैसे भी उनके पास में इतने नहीं होते होंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे वो? नहीं अरविंद, देखिए ये क्रेडिट का बिजनेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वाइन शॉप में कभी भी क्रेडिट पॉसिबल ही नहीं है। ना ही हम प्रमोट करते हैं उस चीज़ को कि आइए हमारे पास, या आप पैसे बाद में दे दीजिएगा या ड्रिंक ले जाइए। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं इस बिज़नेस के अंदर। पूरा बिज़नेस प्रॉपर कैश पे रहता है। लोग तरह तरह के हैं अरविंद, सिचुएशंस हैं, कोई क्या पीना प्रेफर करता है, कोई क्या पीना प्रेफर करता है। उस क्वेश्चन में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, जो कि ऐसी कोई भी बात नहीं बोलना चाहूँगा जो किसी को बुरी लगे श्रोताओं को। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह का, सबका अपना अपना फोकस है, लाइफ है और ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव सबके साथ हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत पीटर भैया से। काफी सारा इनको एक्सपीरियंस है, 40 सालों के आसपास का, और इन्होंने हरियाणा की भी पॉलिसीज देखी, राजस्थान की भी पॉलिसीज देख रहे हैं, देखी भी है। इनका एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के किसी भी तरीके से कोई भी काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। कैसा रहा भैया आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो यही है, मैं दोबारा से सभी को कहना चाहूँगा कि बिज़नेस कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। बिज़नेस बिज़नेस होता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं और आप अपने बिज़नेस को अच्छे से रन करें। धन्यवाद। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, यहाँ का तो बेकार। ये थी हमारी आज की बातचीत पीटर भैया के साथ। इनका इतना सारा एक्सपीरियंस का इन्होंने आज काफी सारा निचोड़ हमारे साथ शेयर किया। आप लोगों को अगर इस पूरे वीडियो में से कुछ भी जानकारी काम आने लायक लगी, या फिर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, या फिर उन लोगों के साथ में जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।